मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से, और आज हम बीए फाइनल ईयर का पेपर सेकंड का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद से क्या अभिप्राय है और ये जो शब्द है उत्तर दक्षिण संवाद, इसकी आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है। तो देखिए, उत्तर से अभिप्राय लिया जाता है विकसित देश और दक्षिण से अभिप्राय होता है विकासशील देश। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद अर्थात उत्तर दक्षिण संवाद। इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय होता है, जिसके द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। और चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर और न्याय पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये असमानता पर आधारित थी, इसलिए जो विकासशील देश हैं उन्होंने नियो की मांग उठाना शुरू किया। नियो यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब नियो की स्थापना कैसे हो, इसके लिए जो प्रयास किए गए उन प्रयासों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच लगातार विचार विमर्श किया गया, जिससे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से प्रयास किए गए हम देखते हैं। शुरुआत से हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो इनमें सबसे पहला प्रयास आता है पेरिस सम्मेलन 1975 से 1977 तक का। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रयास किया गया नियो को बनाने के लिए वो प्रयास था पेरिस में बुलाया गया सम्मेलन। ये सम्मेलन 1975 में बुलाया गया था और ये सम्मेलन 2 वर्षों तक चला, 1977 तक, 1977 तक। यद्यपि ये सम्मेलन अपने मुख्य उद्देश्य में सक्सेस नहीं हो पाया था। तो आइए हम सबसे पहले पेरिस सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, पेरिस सम्मेलन मैंने आपको बताया था कि 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक घोषणा कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाएगी। और उसके बाद से ही जो सभी राष्ट्र हैं वो ये प्रयास करने लगे कि नियो की स्थापना की जाए। और एक साल के अंदर ही 1974 में अमेरिका के प्रयासों से एक सम्मेलन बुलाया गया पेरिस में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन को बुलाने में जो अमेरिका के उस समय के विदेश सचिव थे डॉक्टर हेनरी किसिंजर, उनका विशेष योगदान इसमें रहा। और डॉक्टर किसिंजर के प्रयासों से ही एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 8 विकसित देशों ने और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। हालांकि ये सम्मेलन बीच बीच में कई बार रुक जाता, फिर शुरू हो जाता। तो कुल मिलाकर 18 महीने तक ये सम्मेलन चलता रहा। अब देखिए, इस सम्मेलन का रिजल्ट क्या निकला। जैसा कि हमने बात की थी कि ये सम्मेलन समाप्त हो जाता है 1977 में, और इस सम्मेलन का रिजल्ट ये निकलता है कि इस सम्मेलन में जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों से ये कहते हैं कि हम आपको सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना करेंगे, लेकिन इसके बदले में वो ये चाहते हैं कि जो तेल उत्पादक देश हैं वो उनको ये गारंटी दे कि वो स्टेबल प्राइसेस पर उनको लगातार तेल की सप्लाई करते रहेंगे। देखिए, इसका कारण क्या था कि क्योंकि जो विकसित देश थे उनमें तेल की डिमांड हमेशा रही है, और जो पश्चिम एशिया के कंट्रीज़ हैं उनमें तेल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और अमेरिका और अन्य विकसित देशों को तेल वहीं से लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि तेल के लिए इन कंट्रीज़ को इन तेल उत्पादक देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी ये देश ये चाह रहे थे कि हम ये जो गरीब देश हैं दक्षिण के, इनको हम थोड़ी बहुत सहायता का लालच दे दें और इसके बदले में इनसे हम ये गारंटी ले लें कि ये विकसित देशों को स्थिर मूल्यों पर ही तेल की सप्लाई करेंगे।
लेकिन जो विकासशील देश थे उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया, तो ये पेरिस सम्मेलन कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रहा। अब पेरिस सम्मेलन असफल हो जाता है और उसके बाद जो दूसरा प्रयास इस दिशा में किया गया था वो था ब्रांड आयोग। अब देखिए ब्रांड आयोग के बारे में हम देखते हैं क्या था ये ब्रांड आयोग। देखिए उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष थे रॉबर्ट मैकनामारा, और रॉबर्ट मैकनामारा ने ये प्रस्ताव रखा कि ये जो विकास संबंधी समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग बनाया जाना चाहिए, और एक आयोग इस तरह का बनाया गया। उस आयोग ने 1977 में काम करना शुरू किया। चूंकि उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांड, इसलिए इस आयोग को कहा गया ब्रांड आयोग। इस ब्रांड आयोग में सभी भागों से इसके सदस्य लिए गए थे। यूरोप से भी थे, विकासशील देश हैं उनसे भी इसमें मेंबर लिए गए थे, विकसित देशों से भी इसके सदस्य लिए गए थे, और भारत से भी जो डॉक्टर एल के झा थे, एक अर्थशास्त्री थे एल के झा, वो इस आयोग के सदस्य बने थे। और इस आयोग की पहली बैठक 1977 में हुई। बॉन में इसकी पहली सम्मेलन आयोजित की गई विली ब्रांड की अध्यक्षता में, और इसने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसकी जो 2 रिपोर्ट सबसे ऑथेंटिक मानी गई, एक रिपोर्ट तो थी नॉर्थ साउथ अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल, और दूसरी रिपोर्ट थी कॉमन क्राइसिस। तो ये इसकी 2 रिपोर्ट रही। और ये जो ब्रांड आयोग था इसको बेसिकली इसने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कहलाता है परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। इसने विकसित और विकासशील देशों के बीच परस्पर निर्भरता का विश्लेषण किया, और इस आयोग ने ये कहा कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता आवश्यक है। तो ब्रांड आयोग अपने परस्पर निर्भरता का ये जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसने और भी कई मुद्दों पर सुझाव दिए थे, जैसे व्यापार से संबंधित, विकासशील देशों पर जो कर्ज रहता है, विदेशी कर्ज, उससे संबंधित, मुद्रा सुधार के बारे में, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, समुद्री कानून के बारे में। तो ऐसे और भी कई मुद्दे थे जिन मुद्दों पर इसने सुझाव दिए। लेकिन इस आयोग को हम बेसिकली याद जो करते हैं वो याद हम करते हैं इसको कि इसने परस्पर निर्भरता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम आते हैं कानकुन सम्मेलन 1981। मेक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर मेक्सिको के कानकुन शहर में ये सम्मेलन हुआ। 22 देशों ने इसमें भाग लिया, और 1981 अक्टूबर 1981 में ये सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके जो विवाद के मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया जाए, ताकि उनके विचार विनिमय में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो सके। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, देखिए कि कानकुन सम्मेलन में जो विकासशील देश थे उन्होंने ये मांग की कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में सुधार किया जाए। लेकिन विकसित देश इसके लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। देखिए क्या व्यवस्था थी उस समय कि विकसित देश ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर उनका प्रभुत्व बना रहे। ये व्यवस्था कर रखी थी कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी होता था, और मुद्रा कोष का डायरेक्टर हमेशा पश्चिमी यूरोप का नागरिक होता था। तो एक तरीके से दोनों ही संस्थाओं पर विकसित देशों का अधिकार था। तो विकासशील देशों ने इनमें सुधार की मांग की, लेकिन चूंकि विकसित देश नहीं चाहते थे कि उनका वर्चस्व कम हो, तो उन्होंने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। फलतः कानकुन सम्मेलन भी विफल रहा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है उरुग्वे वार्ता। उरुग्वे वार्ता क्या थी, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, और वो है गैट। गैट का मतलब क्या है, देखिए गैट का मतलब है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य
समझौता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बनी थी वो संचालित होती थी गैट के माध्यम से। गैट बना था 1947 में। गैट का कार्य ये था कि वो विश्व व्यापार के संबंध में नियम बनाता था और विश्व व्यापार के विकास में जो बाधाएं आती थी उन बाधाओं के निराकरण का वो प्रयास करता था। गैट की स्थापना हुई 1947 में और गैट के 8 सम्मेलन बुलाए गए। इसका जो 8वां अधिवेशन था, 8वां जो सम्मेलन था, जिसे हम उरुग्वे राउंड भी कहते हैं, जो गैट वार्ताओं के जो सम्मेलन हुए थे उन सम्मेलनों को हम उरुग्वे वार्ता कहते हैं। तो उरुग्वे वार्ता का जो 8वां दौर था, जो 8वां अधिवेशन था, वो बुलाया गया था 1986 में अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे शहर में। इसमें लगभग 100 देशों ने भाग लिया था और बाद में इनकी संख्या 108 हो गई थी। तो ये जो उरुग्वे वार्ता का 8वां दौर हुआ, ये बड़ा ही विशेष माना जाता है और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें क्या डिसीजन हुआ, इसमें ये डिसीजन हुआ कि अब देखिए पहले क्या होता था कि जो गैट था वो केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता था। उसके अधिकार क्षेत्र में केवल वस्तु व्यापार आता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब जो गैट का जो एरिया था, जो गैट के क्षेत्र में जो क्षेत्र आते थे वो बढ़ा दिए गए, वार्ता सूची में क्षेत्र बढ़ा दिए गए और ये कहा गया कि अब जो वार्ताएं होती हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच, उनमें 4 और क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। अब जो मेन मुद्दा है विकसित और विकासशील देशों के बीच में, वो इन 4 क्षेत्रों को लेकर ही है। तो हम एक एक देखते हैं इसमें। देखिए पहला है व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। अब विकसित देश ये कहने लगे कि व्यापार से संबंधित जो निवेश उपाय हैं उनको भी वार्ता सूची में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि जो विकासशील देश हैं वो विदेशी निवेश को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाते हैं, जिससे कि विदेशी कंपनियों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। तो उन्होंने ये मांग की कि किसी भी तरीके से जो वार्ता सूची है उसमें निवेश उपाय भी शामिल कर लिए जाएं। दूसरा पॉइंट जिस पर बात की गई कि वार्ता सूची में शामिल करना है वो था बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार। दूसरा इन्होंने कहा विकसित देशों ने कि जो बौद्धिक संपत्ति अधिकार हैं, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क हैं, तो इनको भी वार्ता सूची में शामिल किया जाए। क्योंकि इनका ये मानना था कि जो विकासशील देश हैं उनमें इन अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण नहीं किया जाता, जिसके कारण जालसाजी, चोरी इनको बढ़ावा मिला है। तो इन्होंने कहा कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू हैं उनको भी वार्ता सूची में शामिल किया जाए। तीसरा था सेवाओं में व्यापार और चौथा था कृषि। एग्रीकल्चर को भी ये शामिल करना चाहते थे, जैसे कृषि सब्सिडी वगैरह, इसको भी ये वार्ता सूची में शामिल करना चाहते थे। तो विकासशील देशों ने इसका विरोध किया क्योंकि विकासशील देशों का ये मानना था कि यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू हो गया, अब आप देखिए भारत जैसा एक जो विकासशील देश जहाँ पर कि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो अगर एग्रीकल्चर में पेटेंट लागू हो गया तो कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी को लेने के लिए भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इससे एक तरीके से और चूंकि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, तो भारत ने भी इसका विरोध किया एग्रीकल्चर को शामिल करने का। तो इस तरह से पेटेंट अधिकारों को लेकर विरोध किया गया, कृषि सब्सिडी को लेकर विरोध किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिनको लेकर विकासशील देशों ने इन उरुग्वे वार्ता का विरोध किया और ये उरुग्वे वार्ता चलती रही। अंत में 1993 में 117 देशों ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी और ये समझौता 1995 से लागू हो गया और इस समझौते से एक नया संगठन बना जिसे हम कहते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन।
तो अब वैश्विक व्यापार के संबंध में जो नियम बनाता है वो विश्व व्यापार संगठन बनाता है और इसके सम्मेलन हर 2 साल में होते हैं। पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। तो अब वैश्विक व्यापार के संबंध में नियम निर्धारण का कार्य WTO द्वारा किया जाता है। थैंक यू।